बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की मैनेजमेंट, जो कि मैं आपको ग्रीन टॉप गाइडलाइन नंबर 48 जो 2016 के अंदर अपडेट हो गया वो पढ़ाऊंगी। इसमें सबसे पहले आ जाती है डेफिनेशन में वो कहते हैं कि जी वास्ट अरे ऑफ साइकोलॉजिकल सिम्टम, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इरिटेबिलिटी, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस एंड मूड स्विंग्स। ठीक है, और इसके अलावा फिजिकल सिम्टम जैसे कि ब्लॉटेडनेस और मेस्टैल्जिया, ये डेफिनेशन है पीएमएस की। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है ना, क्लासिफिकेशन में नॉर्मली जो पीएमएस होता है ना वो प्रेजेंट करता है ल्यूटियल फेज में, और अब बेट होता है एज मेंस्ट्रुएशन बिगिन, और देन देर इज़ अ फॉलोड बाय अ सिम्टम फ्री वीक। ठीक है, इसके वेरिएंट भी होते हैं, जैसे कि आ जाता है कि प्री मेंस्ट्रुअल एक्सैजर्बेशन ऑफ अंडरलाइंग डिसऑर्डर, जैसे कि डायबिटीज़, डिप्रेशन, एपिलेप्सी, एस्थमा वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कि नॉन ओवुलेटरी पीएमडी होता है। ठीक है, और इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन इंड्यूस पीएमडी भी होता है, और नेक्स्ट आ जाता है कि एब्सेंट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, इसका नेक्स्ट एक टेबल है जो मैं आपको लास्ट में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है प्रेवलेंस। तो इसकी जो प्रेवलेंस है ना 4 in 40 वुमेन के अंदर होती है, और ये 5 to 8% जो है ना उनमें सीवियर अटैक होता है। इसके लिए दो थ्योरीज हैं। एक थ्योरी में वो कहते हैं कि ये वुमेन जो होती है ना सेंसिटिव होती हैं प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टोजेंस के लिए। ठीक है, और ऑल्दो जो है ना सीरम कंसनट्रेशन जो है ना वो पीएमएस वालों की और विदाउट पीएमएस वालों की कंसनट्रेशन प्रोजेस्टेरोन की ना वो सेम ही होती है, लेकिन ये मोर सेंसिटिव होती हैं। ठीक है, और इसके अलावा इनके अंदर जो ना गाबा और सिरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, इसीलिए हम एसएसआरआई दे रहे हैं ना, ताकि वो जो है ना सिरोटिन रीअपटेक इनहिबिटर्स होते हैं, तो इनके सिम्टम जो है ना रिड्यूस हो जाते हैं। इसके अलावा बता रहे हैं कि जो गाबा होता है ना इसका लेवल एलोप्रेगनिनोलोन जो कि जो है ना प्रोजेस्टेरोन का मेटाबोलाइट है वो इसका लेवल रिड्यूस करता है। तो इन पीएमएस वालों में ना ये इस मेटाबोलाइट का लेवल जो है ना वो कम होता है। नेक्स्ट अब हमारा जो है ना मेन टॉपिक है जिसमें हम इसकी जो ना ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वो पूछ रहे हैं कि हो पीएमएस, सबसे पहले तो आपने इसको डायग्नोस कैसे करना है। तो इसका डायग्नोस प्रोस्पेक्टिवली 2 साइकिल डायरी भी होता है। ठीक है, और पेशेंट को कहते हैं कि वो अपनी डायरी कंप्लीट करे, सिम्टम डायरी प्रायर टू कमेंसिंग द ट्रीटमेंट। ठीक है, GnRH एनालॉग्स भी यूज़ होते हैं 3 मंथ्स के लिए, वो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होता है, लेकिन वो तब यूज़ होते हैं कि अगर जो है ना सिम्टम डायरी इंक्लूसिव आ जाए। ठीक है, तो इसके अलावा एक जो है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम स्क्रीनिंग क्वेश्चनर भी होता है, इससे भी रिट्रोस्पेक्टिव आप जो है ना डायग्नोसिस बना सकते हैं, लेकिन ये डायग्नोस्टिक नहीं है। GnRH एनालॉग जो होता है ना वो वाइडली यूज़ होता है 3 मंथ्स के लिए, और ये डेफिनेटिव इसका जो है ना वो डायग्नोसिस होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि पीएमएस को आपने रेफ़र कब करना है। तो अगर तो सिंपल मेजर जैसे COCs हैं, विटामिन B6, SSRI इसे वो सिंपल कंट्रोल नहीं हो रहे और सेवेरिटी भी बढ़ रही है, तो आपने इसको जो है ना गायनेकोलॉजिस्ट के पास रेफ़र कर देना। ठीक है, इसके जो अंदर टीम मेंबर है ना मल्टी डिसिप्लिनरी टीम इसको मैनेज कर दिया। उसके अंदर आता है प्रैक्टिशनर, आ जाता है जनरल गायनेकोलॉजिस्ट विद अ स्पेशलिस्ट इंटरेस्ट, और हेल्थ केयर प्रोफेशनल, साइकेट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर और डाइटिशियन आ जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है कि आपने इसको मैनेज कैसे करना है। तो मैनेज आपने इसको करना है कि बाय इंटीग्रेटेड होलिस्टिक अप्रोच के थ्रू। ठीक है, और इसके अलावा आपने कन्वेंशनल जो मेडिसिन होती है ना उनके इंट्रैक्शन को भी ज़रूर कंसीडर करना है। कन्वेंशनल मेडिसिन कौन सी होती है कि प्राइमरोज ऑयल है। ठीक है, इवनिंग प्राइमरोज ऑयल है 1 to 2 ग्राम पर डे, ये भी सिम्टम को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा वाइटस एग्नस कैस्टस एल है, ये भी चेस्ट बेडी है, कैल्शियम भी इसके सिम्टम को ना रिड्यूस करता है। नेक्स्ट है कि जो है ना ST जोन्स वर्ड्स इंटरेक्ट विद द अदर मेडिसन, इन पार्टिकुलर शुड नॉट बी यूज कॉन्कोनेंटली विद SSRI कैन रिड्यूस द लोड। हाँ, इसीलिए तो वो कह रहे हैं कि आपने ना कन्वेंशनल मेडिसन अगर देनी है तो अदर ड्रग्स के इंट्रैक्शन को ज़रूर देख लेना। ठीक है, उसके बाद रोल ऑफ CBT आ जाता है। तो वो कह रहे हैं CBT को आप रूटीनली कंसीडर करें सीवियर PMS के अंदर। ठीक है, तो ये जो है ना ये उन वुमेंस के लिए सक्सेसफुल है जो कि फार्माकोथेरेपी को अवॉइड करना चाहती हैं या पोटेंशियल उनके अंदर एडवर्स इफेक्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि हार्मोनल मेडिसिन आपने कौन सी देनी है। तो इसमें आपने ना ड्रोस्पाइरिनोन कंटेनिंग COCs देने हैं। ठीक है, जो क्या होते हैं एंटी मिनरलोकॉर्टिकॉइड होते हैं और एंटी एंड्रोजन्स होते हैं। ठीक है, इनके आप 3 साइकिल दे सकते हैं। तो COCs की क्या रजीम होनी चाहिए, वो आपने कंटिन्यूस देनी है रादर देन साइक्लिकल। ठीक है, नेक्स्ट है कि एफिकेशियस परक्यूटेनियस ईस्ट्राडोल कितना एफिकेशियस है। तो वो कह रहे हैं कि जो फिजिकल और साइकोलॉजिकल सिम्टम आते हैं ना उनके लिए परक्यूटेनियस ईस्ट्राडायल जो कि 100 माइक्रोग्राम ट्वाइस वीकली दिया जाता है वो बेनिफिशियल है। लेकिन इसके साथ साथ आपने जो है ना ऑल्टरनेटिव बैरियर और आईओ इंट्रायूट्राइनिक कंट्रासेप्शन भी यूज़ करने हैं जब आप ईस्ट्राडायोल को यूज़ कर रहे हैं सप्रेस करने के लिए, ओवुलेशन के लिए। और रिटर्न ऑफ द PMS को कैसे आप अवॉइड कर सकते हैं। तो आप लीवोनर्जेस्ट्रिल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ जो है ना PMS के एडवर्स इफेक्ट आते हैं जैसे कि ब्लीडिंग प्रॉब्लम। तो इसलिए आप माइक्रोनाइज्ड प्रोजेस्ट्रॉन को आप यूज़ कर सकते हैं जो लेस लाइकली
री इंट्रोड्यूस करता है PMS लाइक सिम्टम। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ ऑप्टिमल रिजीम क्या होनी चाहिए एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया के लिए। वो कह रहे हैं कि वैन ट्रीटिंग द आपने परक्यूटेनियस ईस्ट्राडायल जब यूज़ करना है तो साइकिल का 10 to 12 डे कोर्स ऑफ ओरल और साविजाइनल प्रोजेस्टेरोन और लॉन्ग टर्म प्रोजेस्टेरोन विद लीवोनॉर्जेस्ट्रेल आप यूज़ कर सकते हैं फॉर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। तो इसके अलावा जो अनस्केड्यूल ब्लीडिंग का थ्रेशोल्ड है ना वो भी आपने लो रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि व्हाट इज़ द सेफ्टी ऑफ द ईस्ट्राडायल ऑन प्री मेंस्ट्रुअल एंडोमेट्रियम ब्रेस्ट टिश्यू। तो ये हमारे पास जो है ना कोई डाटा नहीं है रिगार्डिंग द सेफ्टी ऑफ ईस्ट्राडायोल, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि हाउ लॉन्ग आप ईस्ट्राडायोल को यूज़ कितनी देर तक करना है, तो वो भी आपने इंडिविजुअल बेसिस पे करना है, डिसाइड करना है। नेक्स्ट है एफिकेसी और डेनाजोल के बारे में पूछ रहे हैं। तो डेनाजोल का जो है ना ये वैसे तो लो डोज में जैसे कि 200 माइक्रोग्राम ट्वाइस डेली में इफेक्टिव है, लेकिन इसके साथ जो है ना इरिवर्सिबल विजुलाइजिंग इफेक्ट होते हैं। इसलिए अगर किसी वुमेन को आप डेनाजोल दे रहे हैं तो उसे कहना है कि कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करें, क्योंकि इसके अंदर फीमेल फीटस के अंदर जो है ना विजुलाइजिंग इफेक्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट वो ये बता रहे हैं कि जो होता है ना डेनाजोल ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आप इसको लेते हो ना क्लाइटेरोमेगाली कराता है, लेबल फिगन करता है, यूरोजेनिटल साइनस एबनॉर्मेलिटीज़ कराता है इन द फीमेल फीटस के अंदर, और मोर फ्रिक्वेंटली ये हाई डोजेज में कराता है, मतलब 200 मिलीग्राम डेली बिन रिपोर्टेड एट, लेकिन 200 मिलीग्राम पे भी रिपोर्ट हुआ है ये। नेक्स्ट आ जाता है कि हो इफेक्टिव GnRH एनालॉग्स कितना इफेक्टिव हैं। तो वो हाईली इफेक्टिव है, लेकिन आपने इनको जो है ना वो सीवियर सिम्टम में यूज़ करना है, आप इनको रूटीनली यूज़ नहीं करना। और हाउ शुड PMS एड बैक थेरेपी जो है ना वैन आप वुमेन सीवियर PMS वालों को GnRH एनालॉग जब भी आपने मोर देन 6 मंथ देना है ना तो साथ में एड बैक हार्मोनल थेरेपी ज़रूर देनी है, क्योंकि ये बोन मिनरल डेंसिटी को कम करते हैं। इसके अलावा उसको जनरल एडवाइस भी देनी है कि वो जो है ना कंटिन्यूस कंबाइन HRT और टिबुलोन दे। इसके अलावा वो एक्सरसाइज डाइट और बोन मिनरल डेंसिटी के लिए स्मोकिंग को अवॉइड करे, ठीक है। डेक्सा स्कैन एवरी ईयरली उसका होना चाहिए, ठीक है। इस पैराग्राफ में वो ये बता रहे हैं कि जो डेक्सा है ना गोल्ड स्टैंडर्ड है फॉर असेसिंग बोन मिनरल डेंसिटी और एवरी ईयरली होना चाहिए। तो जो हाई BMI वाले होते हैं ना उनमें ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क होता है, उनमें अपर आर्म फ्रैक्चर ज़्यादा कॉमन होता है। जो लो BMI वाले उनके अंदर हिप फ्रैक्चर ज़्यादा कॉमन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैन GnRH एनालॉग्स भी यूजफुल इन द क्लैरिफिकेशन और डायग्नोस्टिक कैटेगरी। तो वो कह रहे हैं कि PMS अगर तो आपको 2 मंथ्स प्रोस्पेक्टिव डायरी में जो है ना PMS अनक्लियर होना तो फिर आप GnRH एनालॉग्स को डायग्नोसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। रोल ऑफ प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन प्रेपरेशन का वो कह रहे हैं कि कोई अप्रोप्रिएट रोल नहीं है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉन हार्मोनल आप मेडिकल मैनेजमेंट कौन सी कर सकते हैं। तो उसमें नॉन हार्मोनल में फर्स्ट लाइन आ जाती है SSRI, ठीक है। सीवियर सिम्टम में आपने देने हैं। SSRI जो है ना ये फिजिकल और साइकोलॉजिकल सिम्टम के लिए इफेक्टिव हैं, ठीक है। इनको आपने ग्रेजुअली टेपर ऑफ करना है ताकि विदड्रॉल इफेक्ट्स ना आएँ, ठीक है। साइड इफेक्ट्स इसके क्या क्या हैं, इसमें नोजिया, इंसोम्निया, सोमलेस, फटीग, रिडक्शन इन द लिबिडो है, ये SSRI के साइड इफेक्ट्स हैं। नेक्स्ट है कि इज देयर एविडेंस ऑफ इम्प्रूव एफिकेसी विद अदर SSI रिजीम। तो वो कह रहे हैं कि आप इसको ना ल्यूटियल फेज में दो तो ज़्यादा ये इफेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि व्हाट आर द प्री कंसेप्शन अर्ली प्रेगनेंसी अबाउट शुड बी गिवन रिगार्डिंग SSRI। और अगर कोई पेशेंट SSRI ले लिए तो उसको अर्ली प्रेगनेंसी में आपने उसको ये बताना है, ये काउंसलिंग कर देनी है कि देर शुड बी इन्फॉर्म दैट कि वो प्रेगनेंसी PMS सिम्टम विल प्रेगनेंसी में अबेट हो जाएंगे और SSRI शुड देयरफॉर उसको कंटिन्यू कर दे प्रायर टू ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो उसकी सेफ्टी के बारे में आपने क्या बताना है कि जो है ना वो कह रहे हैं कि SSRI की जो है ना अनप्रूवन एसोसिएशन है कंजेंटल मेल फॉर्मेशन के साथ, ठीक है। तो लेकिन ये एक्सट्रीमली स्मॉल एसोसिएशन है, ठीक है। तो वुमेन जो है ना यूजिंग ए ल्यूटियल फेज ऐसा रहा है उनको डिसकंटिन्यू द मेडिकेशन सेफली एट दैट टाइम, वेयर एज वुमेन जो कॉन्टीन्यूस रिजीम ले रही हैं उनको कहना है कि टेपर ऑफ करे, ठीक है। तो ये सारे इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। नेक्स्ट है कि जो है ना वो कह रहे हैं कि जो वुमेन जो PMS वाली है ना उनको कहना है कि वो ट्रीटमेंट SSRI वाला ट्रीटमेंट जो है ना फर्स्ट मिस्ड पीरियड पे डिसकंटिन्यू कर दे रादर दैन लेटर इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्टार्ट में, और देयरफॉर डिस्क में भी फर्दर रिड्यूस हो जाएगा। डायूरेटिक्स के बारे में वो कह रहे हैं कि स्पाइरेनोलैक्टोन भी यूज़ हो सकता है फिजिकल सिम्टम के लिए। तो ये मूड को और फिजिकल सिम्टम को इम्प्रूव करता है, ठीक है। तो PMS को सर्जिकली आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। वुमेन ट्रीटिंग विद PMS हिस्ट्रेक्टमी और बायलेटरल ओफ्रेक्टमी हैज़ बीन शोन
फाउंड टू बी बेनिफिट, THBS वो आप उसकी कर सकते हैं, ठीक है। शुड एफिकेसी ऑफ सर्जरी भी प्रिडिक्टेड प्रायर यूज़ ऑफ GnRH एनालॉग्स, तो वो कह रहे हैं कि जो आपने जो है ना सर्जरी शुड नॉट बी कंटेम्पलेटिव विदाउट प्री ऑफ GnRH एनालॉग्स एज अ टेस्ट ऑफ क्योर टू इंश्योर दैट कि HRT इज टॉलरेटेड। तो आपने ना सर्जरी करने से पहले GnRH एनालॉग्स को टेस्ट ऑफ क्योर के तौर पर ज़रूर यूज़ करना है, ताकि पता चल जाए कि वो पेशेंट HRT टॉलरेट कर सकती है कि नहीं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ HRT आफ्टर सर्जिकल ट्रीटमेंट, तो जो यंगर दैन 45 ईयर है उनको आपने HRT ज़रूर देनी है। रोल ऑफ एंडोमेट्रियल अब्लेशन, ओफरेक्टमी, हिस्टेरेक्टमी, तो वो कह रहे हैं कि इनका अलोन जो है ना PMS में कोई रोल नहीं है। या अकेली जो BSO है ना, आपने अगर आप अकेली BSO करते हैं विदाउट हिस्टेरेक्टमी, तो आपने जो है ना उनको विल नेसेसिटेट द यूज़ ऑफ प्रोजेस्टेरोन एज अ पार्ट ऑफ सबसीक्वेंट HRT regime एंड कैरीज अ रिस्क ऑफ री इंट्रोडक्शन ऑफ द PMS लाइक सिम्टम, ठीक है। अलोन इनका अकेली का और BSO अकेली का कोई रोल नहीं है। अच्छा जी, अब जो स्टार्ट में इन्होंने जो है ना एक टेबल दिया हुआ है वो हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन का, और एक फ्लो एल्गोरिदम है वो हम देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, ये क्लासिफिकेशन का जो हमने पहले भी पढ़ी है कि इसमें जो है ना सबसे पहले आ जाती है फिजियोलॉजिकल, जिसको माइल्ड कहते हैं, उसके अंदर कोई क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब नहीं होती, मेंस्ट्रुएशन भी होती है, एडिशनल फैक्टर कोई नहीं होते, सिम्टम साइक्लिकल होते हैं और मेंस्ट्रुएशन के बाद रिलीव हो जाती हैं, ठीक है। इसमें बस काउंसलिंग करनी होती है, रीश्योर करना होता है पेशेंट को, कोई ट्रीटमेंट नहीं देना। नेक्स्ट जो आ जाती है ना कोर प्री मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम या प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, इसके अब क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट होती है, सिम्टम साइक्लिकली भी होते हैं और मेंस्ट्रुएशन से रिलीव हो जाते हैं। इसमें आप ऑल्टरनेटिव अप्रोच कंसीडर कर सकते हैं। जो थर्ड आ जाता है ना प्री मेंस्ट्रुअल एग्जैजर्बेशन, उसमें क्या होता है कि नॉन मेंस्ट्रुअल पीरियड में भी पेशेंट को ना सिम्टम आ रहे होते हैं, तो इसमें आपने जो है अंडरलाइन जो है ना मेडिकल फिजिकल और साइकेट्रिक कंडीशन को जो है ना वो ट्रीट करना है। ये मोस्टली डायबिटीज़ में, अस्थमा वगैरह में होती है। नेक्स्ट आ जाता है प्री मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर विदाउट मेंस्ट्रुएशन, तो ये जो है ना उसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्ट होती है, ज़ाहिर मेंसेस नहीं आ रहे, ठीक है। तो इसमें आप जो है ना कोर प्री मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर के तौर पे इसको ट्रीट करना है। नेक्स्ट आ जाता है कि प्रोजेस्टेरोन इंड्यूस है, तो इसमें जो होता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्ट होती है और पेशेंट को सिम्टम आ रहे होते हैं साइक्लिकल और रिलीव बाय मेंस्ट्रुएशन, लेकिन प्रोजेस्टेरोन ट्रीटमेंट से आ रहे होते हैं, तो आपने ऑल्टरनेटिव टू प्रोजेस्टेरोन ट्रीटमेंट देना है। नेक्स्ट है कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से, प्री मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर अंडरलाइन कॉज की वजह से, तो उसमें कॉन्स्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन द क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो इसमें साइकेट्रिक रेफरल करना है, ठीक है। नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है जिसमें उन्होंने जो है ना फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन जो है ना PMS के ट्रीटमेंट बताया। फर्स्ट लाइन जो होता है इसमें आपने कोग्निटिव बिहेवियर एक्सरसाइज, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, विटामिन B6, ये कन्वेंशनल मेथड है। कंबाइन न्यू जनरेशन पिल्स आप साइक्लिकल या कंटिन्यूस दे सकते हैं, साथ में आपने जो है ना कंटिन्यूस या ल्यूटल फेज लो डोज SSRI देनी है 10 mg तक। सेकेंड लाइन में आपने ईस्ट्राडोल पैचेस देने हैं 100 माइक्रोग्राम और माइक्रोनाइज प्रोजेस्टेरोन देने हैं, ठीक है। तो साथ में हाई डोज SSRI देनी है 20 to 40 mg तक। थर्ड लाइन में GnRH एनालॉग्स एड बैक HRT देनी है आपने, ठीक है। तो माइक्रोनाइज प्रोजेस्टेरोन और टिबुलोन भी आप ऐड कर सकते हैं। फोर्थ लाइन में फिर सर्जिकल और HRT है। थैंक यू सो मच।